अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ बार बार इस खदशे का इजहार कर रही है कि इलेक्शन में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के लिए साजिश की जा रही है, उससे बल्ले का निशान वापस लेने के लिए साजिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया तो हफ्ते को पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला नए चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हुए। लेकिन इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए दी गई डेडलाइन से सिर्फ 8 दिन पहले अकबर एस बाबर ने इन इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में अपील दायर कर दी है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने आज इलेक्शन कमीशन में अपील दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने 23 नवंबर के ऑर्डर में पीटीआई को 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। 30 नवंबर को पीटीआई की कोर कमेटी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां हो गई हैं। इस प्रेस रिलीज में नियाजुल्लाह नियाजी को पीटीआई के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का भी जिक्र किया गया था, लेकिन उस प्रेस रिलीज में ना पीटीआई के मरकजी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के नाम थे, ना ही उसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई और तफसीलात मौजूद थी, जैसा कि इलेक्शन के कवायद और जवाबित, कागजात नामजदगी को मंजूर या मुस्तरद करने के तरीक़ाकार, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में अपील का तरीक़ाकार और वोटों की गिनती और इंतखाबात के नताइज के ऐलान का तरीक़ाकार भी वाज़ेह नहीं था और ये तमाम मालूमात 2 दिसंबर तक पीटीआई की वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं थी। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के मुताबिक 1 दिसंबर को तकरीबन 4:45 पर मैं पीटीआई के मेंबर्स के एक वफ्द के साथ इस्लामाबाद में पीटीआई के सेक्रेटेरिएट गया। वहाँ पर मौजूद पीटीआई के नुमाइंदे मोहम्मद रफ़ीक ने कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कवायद व ज़वाबित से मुताल्लिक मालूमात शेयर करने में अपनी बेबसी का इजहार किया, क्योंकि इन मालूमात का वजूद ही नहीं था। 2 दिसंबर को चंद दर्जन अफराद पर मबनी मजमा बगैर किसी तस्दीक के कि उनका पार्टी में क्या स्टेटस है, पिशावर में एक नामालूम जगह पर इकट्ठा हुए और कबूल है के नारे लगाए। ये तमाशा फिल्म किया गया और टीवी पर दिखाया गया। उसी दिन 12 बजे से पहले इलेक्शन के नताइज का भी मीडिया के सामने ऐलान कर दिया गया। सारे उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के मुताबिक इलेक्शन के बुनियादी रूल्स जो तमाम उम्मीदवारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाते हैं, उनकी अदम मौजूदगी की सूरत में पूरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज एक धोखा था और इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की गई। धांधली पर मबनी इंतखाबात से पीटीआई के मेंबर्स को पूरे इंतखाबी अमल से महरूम किया गया, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 के सब सेक्शन 2A के खिलाफ है। दरख्वास्त के मुताबिक मेरी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि 2 दिसंबर को होने वाले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और पार्टी को जल्द अज जल्द नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की दागदार तारीख है, जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन के 3 नवंबर के ऑर्डर में भी किया गया है। इस सूरत में इलेक्शन कमीशन एक आज़ादाना थर्ड पार्टी मॉनिटर को तैनात करे, जो नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मॉनिटर और रिव्यू करे, और जब तक पीटीआई साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो कानून के मुताबिक उसको अपना बल्ले का इंतखाबी निशान ना दिया जाए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद अब इमरान खान नहीं बल्कि बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं और आज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्री एंड फेयर और कानून के मुताबिक हुए हैं। अकबर एस बाबर काफ़ी अरसे से पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि हमने आपके फैसले पर अमल किया है, इसलिए जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। पार्टीज इलेक्शन की कहूँ कि हमने तारुली कानून और आईन के मुताबिक किए हैं। अकबर इस बाबर पार्टी का कभी हिस्सा रहे नहीं है बहुत अरसा से। ऐलान हुआ इलेक्शन का 2 दिसंबर को होंगे, नोटिफिकेशन इशू हुआ 29 नवंबर को। रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर अपॉइंट हुए। नोटिफिकेशन नॉमिनेशन फॉर्म के लिए हमने टाइम मुकर्रर कर लिया। वो नोटिफिकेशन हमने पार्टी के सेंट्रल और सारे रीजनल ऑफिस में आवेजान कर लिया। उनके मुताबिक हमारे नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी टाइम था 3 बजे 1 तारीख को। वहाँ एक ही पैनल खान साहब से नॉमिनेटेड जो हमारा पैनल था, मेरा और मेरे साथ जितने भी दुआकी पैनल थे प्रोविंशियल, वो हमने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर लिए थे। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद करवाएं। हमने आपके ऑर्डर का कंप्लायंस किया है, आप काइंडली नोटिफिकेशन इशू कर दें।
तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला आने के बाद उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली और चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। बैरिस्टर गौहर अली खान का बतौर चेयरमैन इंतखाब का ऐलान हुआ ताकि इमरान खान की नाअहली की सूरत में उनकी जानिब से दिए गए पार्टी टिकट्स की हैसियत पर कोई सवाल ना उठे। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है कि आया वो इंतखाबात को मंजूर करता है या पीटीआई से उसका बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लेता है। एक इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात की पहचान होता है। इंतखाबी निशान वोटर्स को, उस पार्टी के उम्मीदवारों को बैलेट पेपर पर पहचानने में अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए किसी भी पार्टी की तरह पीटीआई भी अपने बल्ले के इंतखाबी निशान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। माजी में भी सियासी जमातों का वजूद बैलेट पेपर से मिटाने के लिए उनके इंतखाबी निशान को मिटाने की कोशिश की गई थी, मगर इसमें नाकामी हुई थी क्योंकि इन जमातों ने नए इंतखाबी निशान के साथ अपनी पहचान बना ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरबराही में 1970 और 1977 का इलेक्शन तलवार के इंतखाबी निशान पर लड़ा, मगर 1977 के मुतनाज़ इंतखाबात के बाद ज़ियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की नई बनने वाली हुकूमत का तख्ता उलट दिया और फौजी आमरीत कायम की और साथ ही 90 दिनों के अंदर नए इंतखाबात कराने का दावा कर दिया। लेकिन ऐसा किया नहीं और वो अपनी फौजी आमरीत को तवालत देते गए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने पीपल्स पार्टी के तलवार के निशान को इंतखाबी निशान की फहरिस्त से ही निकलवा दिया और फिर पीपल्स पार्टी ने 1988 से लेकर 2018 तक तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ा है और 3 दफ़ा इसी तीर के इंतखाबी निशान पर पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमतें कायम की हैं। 2018 में पीपल्स पार्टी को कानूनी जंग के बाद तलवार का इंतखाबी निशान वापस मिला, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर ही इंतखाबात लड़ रही है। इसके अलावा जब 1993 में IJI का इत्तेहाद बिखर गया और नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 2 धड़े सामने आ गए। एक धड़ा मुस्लिम लीग जोनेजो का था और एक धड़ा मुस्लिम लीग नवाज का था। मगर 1993 में जब इंतखाबात का ऐलान हुआ तो उसमें IJI का इंतखाबी निशान जो साइकिल था वो मुस्लिम लीग जोनेजो को दे दिया गया और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग जो IJI की सबसे बड़ी जमात थी उसे शेर का इंतखाबी निशान मिला। मगर इंतखाबी निशान जाने के बावजूद नून लीग कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद मजबूत हो गई। 1993 के इंतखाबात के बाद नून लीग हुकूमत तो नहीं बना सकी, मगर नवाज शरीफ की जमात ने शेर के निशान पर बड़ी तादाद में वोट हासिल किए और यूँ नून लीग एक मजबूत जमात के तौर पर उभरी। फिर 1996 में नून लीग ने शेर के इंतखाबी निशान से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, 2/3 अक्सरियत हासिल की। फिर 2008 में इसी निशान पर पंजाब में हुकूमत बनाई। फिर 2013 में भी नून लीग ने शेर के निशान पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, वफाक में भी हुकूमत बनाई। इसी तरह 2018 में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बावजूद नून लीग ने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ा और इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात के बावजूद नून लीग पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और पंजाब में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। और अब नून लीग फिर से शेर के निशान पर ही 2024 का इलेक्शन लड़ने जा रही है और हुकूमत बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। और इस तारीखी वाक़यात से ये साबित होता है कि इंतखाबी निशान छीनने से जमातें ख़त्म नहीं हो जाती, उनका वोट बैंक ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि वो मज़ीद मजबूती के साथ उभर कर सामने भी आती हैं और अवामी हिमायत भी हासिल करती हैं। क्या तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी ऐसा ही होने जा रहा है या फिर तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह चैलेंज का सामना है? पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ को प्रोग्राम में आने के लिए दावत दी है। वो उन्होंने अभी तक आने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की है, मगर प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमारे साथ अकबर एस बाबर साहब मौजूद है। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है आपने आज इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है। नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर हुए, कानून और आइन के मुताबिक हुए। 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान सबकी तकर्री हुई, कागजात नामजदगी के लिए वक्त मुकर्रर हुआ। पार्टी के मरकजी और जिला दफातर में ये सारे नोटिफिकेशन आवीज़ा हैं। अब वो कह रहे 3 बजे तक का वक्त था, अब आप गए 5 बजे हैं, जो कि आप खुद भी मान रहे हैं अपनी पिटीशन में कि आप 5 बजे गए अपनी दरख्वास्त में, तो वक्त ही 3 बजे तक का था, तो आप ही लेट हुए ना, जिसकी वजह से आप नहीं कंटेस्ट कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़े, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ये जो इलेक्शन के नाम पे जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल में अगर ईदी अमीन भी होता ना तो वो भी शायद इसको कबूल ना करता कि ये इतना बड़ा एक नाटक रचाया गया है। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर गए तो तकरीबन 4:45 बजे का वक्त था। ये और पीटीआई के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के जो एहलकार थे वो नीचे आए, उन्होंने हमसे बात की और बड़ी खुश उसलूबी से बात की। वहाँ एक बलूचिस्तान का वफ़द भी था, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुलाकात की और उनसे हमने 3 चीज़ें पूछी। हमने कहा जी आप हमें कागजात नामजदगी दीजिए, आप हमें जो वोटर लिस्ट है वो दीजिए, आप हमें जो कवायद हैं, ज़वाबित हैं इलेक्शन की, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। अब उन्होंने ऑन कैमरा, ये रिकॉर्डेड है और ये इलेक्शन कमीशन में सबूत का हिस्सा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये चीज़ें हमारे पास है ही नहीं,
जब इसका वजूद ही नहीं है तो हम आपको कैसे दें? ये तो महज एक कागजी कार्रवाई है, ये तो महज इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर है, उसको हम पूरा करने ये कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा ये जो 3 बजे का बात है, मैं तकरीबन 4:45 बजे गया था, तो एक पूरे पीटीआई का डेलीगेशन लेके जो मेंबर्स हैं, जिसमें एक फाउंडिंग मेंबर टेक्सरा से भी थे मेरे अलावा, तो आप कहीं भी पीटीआई के किसी भी फोरम इंटरनेट पे या कोई प्रेस रिलीज में ये देख लें, कहीं पे भी अगर मेंशन हो कि जी नॉमिनेशन पेपर्स 3 बजे तक आप वसूल कर सकते हैं। अच्छा चले, हम सबको छोड़ें, पीटीआई का कोई लाखों मेंबर्स में एक भी नहीं मेंबर था जो इस प्री सेलेक्टेड पैनल के अलावा जिसने कागजात नामजदगी जमा कराए हो, एक भी नहीं था पूरे पाकिस्तान में। आपको याद है 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो कितनी गहमा गहमी थी, उसमें इलेक्शन में लोग हिस्सा ले रहे थे, वर्कर, उसमें भी बड़ी शिकायतें थी, बड़े मसाइल थे, जस्टिस जो आपकी शिकायत है उसी तरीके से ऐसा भी नहीं है ना कि आपकी तरह कोई बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हुए नजर आ रहे हो कि हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और गौहर खान को शिकस्त देना चाहते थे या चेयरमैन बनना चाहते थे, मगर हमें मौका नहीं दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी पीटीआई है उसमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह निकल कर आ गए। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि आज भी 6 दरख्वास्तें जमा की हैं, जिसमें एक फाउंडिंग मेंबर टेक्सरा से उन्होंने भी की हैं, और ख़वातीन लेबर विंग की जो सदर थी फॉर्मर, उन्होंने भी जमा कराई है। उसके अलावा और मेंबर्स, तो आज भी 6 पीटीआई के मेंबर्स ने वो जमा कराई। लेकिन आप ये देखिए कि जब 2013 का इलेक्शन था उसमें गहमा गहमी थी, उस वक्त ये कल्ट फॉलोइंग नहीं थी। उस वक्त वर्कर ने सवाल किया कि आपने ये वादा किया था कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, इसमें ये धांधली हुई है। 80 से ज़्यादा एफिडेविट्स आई, स्वॉन एफिडेविट्स, कि इस इलेक्शन में ये धांधली है पूरे पाकिस्तान में। और उसके बाद जब वो नया इलेक्शन कमीशन बना 2015-16 में, तो जब वो शफाफ इलेक्शन को तरतीब दे रहा था तस्लीम नूरानी के नीचे, तो उस वक्त भी उन पर प्रेशर डाला गया कि हम एक शफाफ इलेक्शन नहीं कराने देते, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा लॉक स्टॉक एंड बैरल इस्तीफा दे दिया। तो ये जो एक डिक्टेटोरियल ट्रेंड था, जो एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेंड था पीटीआई में, आप अलमिया देखिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेहरे बने हैं वो ऐसे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके आइन, कानून, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, और वो साथ क्या कहते हैं, जी ये इस किस्म का काम जो है पीपल्स पार्टी में भी होता है, मुस्लिम लीग नवाज में भी होता है। तो क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल मॉडल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन गई है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बन गई है? हमने तो फिर पार्टी को, पीटीआई को बनाने की जरूरत है, तो एक ऐसी जमात बनानी। ये सवाल पैदा होता है, और आपने सारी आवाज़ उस वक्त उठाई जब कोई नहीं उठा रहा था, आपने भुगता भी बहुत ज़्यादा है जब आप पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का मुतालबा कर रहे थे, पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठा रहे थे, पर्सनली भी पॉलिटिकली भी आपने भुगता, साइडलाइन हुए, वो सारे मामलात हुए, आपके खिलाफ भरपूर एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। मगर इस वक्त मसला यह है कि जब आप लड़ रहे थे तो इदारों के और इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर पार्टी खड़ी थी, आपने भी भुगता उस सब के नतीजे में। आज पार्टी भुगत रही है, रॉन्ग साइड पर खड़ी है। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ वो फैसले दे रहा है जो वो किसी जमात के खिलाफ नहीं दे रहा है। हालांकि किसी जमात के अंदर कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कोई आइडियल मिसाल मौजूद नहीं है, मगर आप और पार्टी के लिए हमसे बल्ले का निशान लेना चाहते हैं ताकि हम फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जा रही है, और आप भी पार्टी के ही खिलाफ खड़े हैं। आप ज़ाहिर मुश्किल वक्त में आपने खुद ने भुगता, आप पार्टी में डेमोक्रेसी की बात करते थे, मगर अब तो पार्टी भुगत रही है, आप भी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए, तो क्या आप इस पूरी साजिश का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में ये एक बड़ी ट्रेडिशन चल रही है, कल का हीरो आज का विलन, आज का जो हीरो है वो कल का विलन। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको मौका मिला, जब आप इक़्तिदार में थे, क्या आपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सेट की? क्या आपने अपने मुखालफिन के साथ इंसाफ पे रवादारी पे ताल्लुक़ रखे? क्या आपने पार्लियामेंट को इदारा बनाना समझा? क्या आपने अपोजिशन से बैठ के बात की? आपने तो परसिक्यूशन की एक नई तारीख रकम की। आप तो सहाफ़ियों पे जो हमले हुए, जो क्रेडिबल सहाफ़ी थे उनको नौकरियों से निकाला गया, जो आपको गार्डियन अखबार कहता है प्रीडेटर हैं ये, इन्होंने सहाफ़त पे ऐसे किया, सहाफ़ियों के साथ जो सलूक किया, खुद कहते थे कि मैं इनका एसी निकाल दूंगा जेल में, इनको एसी की भी सहूलत नहीं दूंगा। तो आपने वो ट्रेडिशन देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रेडिशन सेट करने की ज़रूरत है, बर्दाश्त की, जमहूरी, इंसाफ की, कानून की। लेकिन जब आप एक, अल्लाह का भी तो कानून है ना, अल्लाह का कानून क्या कहता है कि जब आप जुल्म करते हैं तो जालिम जो है वो बराबर का जुल्म का हकदार है, ये कुरान मजीद है। हाँ, अगर आप माफ़ कर दें तो बेहतर है। तो जो इनके साथ इस वक्त हो रहा है, मैं उसको किसी सूरत में कंडोन नहीं कर सकता, लेकिन आपने कोई ट्रेडिशन सेट नहीं किया। अब जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं पार्टी के बल्ले के निशान को आज बचाने जा रहा हूं, ये जरा समझने की जरूरत है शाहजेब। मैंने जो दरख्वास्त डाली है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया 23 नवंबर को, उसमें उन्होंने कहा
अगर आपने फिर शफाफ इलेक्शन नहीं कराई, आखिरी मौका है, वरना ये बल्ले का सिंबल आपसे ले लिए जाएंगे। जो इन्होंने इलेक्शन कराए वो तो भोंडा है, उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है। अब अगर इसका नतीजा होता था कि इनसे बल्ला ले लिया जाता, मैं दरमियान में आ गया, मैंने कहा जी एक और मौका दे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स अपॉइंट करें, और साथ मेरा ये देखिए जो मैं बाकियों के बारे में क्या कहता हूँ। Please allow me to conclude. It is time that the charade of holding rigged and manipulated intra-party elections must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws. इसका क्या मतलब है? आज ये लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को रोल मॉडल कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उससे शिफ्ट करें सबको, क्योंकि ये जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। वहाँ कॉम्पिटेंस एंड क्रेडिबिलिटी उस वक्त आएगी कि वहाँ मेरिट उस वक्त आएगा कि आप कोई पाकिस्तान में काबिल मेरिट आदमी बता दें जो सियासी जमात में क्लाइम कर सकता हो। बरतानिया में एक इंडियन आज़ाद प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? मेरिट में अपनी पार्टी से। पाकिस्तानी निज़ाद मेयर लंदन का 2 टर्म में कैसे बन गया? मेरिट में अपनी पार्टी से। ये बुनियादी तब्दीली जब तक पाकिस्तान में नहीं आएगी, आप 10 इलेक्शन करा रहे हैं। अगर कल को जैसा आप कह रहे हैं वैसे इलेक्शन करा भी ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये वाजे नहीं है कि जिस पर इमरान खान साहब हाथ रखेंगे, जिसको नामजद करेंगे, वही इलेक्शन जीतेगा, आप या कोई और नहीं जीतेगा। इस वक्त पार्टी के अंदर सिचुएशन यही है कि अगर आपके मुताबिक भी हो जाए और आपकी बात मान भी ले तहरीक इंसाफ। देखिए, अगर तो जिस तरह हो रहा था जब तस्नीम नूरानी को चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया था, वो जो रूल्स सेट कर रहे थे और वो जो वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी कर रहे थे, और आपको पता है कि 80 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप का दावा किया गया था 2013 के इलेक्शन में। जब वो स्क्रूटनी हुई तो वो 20-25 लाख पे निकल आए, सारे बोगस थे। फ़ोन कॉल्स पे जो वोटिंग हुई सारी मेजॉरिटी उसकी बोगस थी। तो जब इस किस्म का इलेक्शन कमीशन बनेगा तो वो चेयरमैन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो नॉमिनेट करे। ये नॉमिनेशन का प्रोसेस जब इलेक्ट्रल कॉलेज बनता जाता है, वो जो एलिजिबल होते हैं वो अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए, उस पर वोटिंग होती है, मे द बेस्ट पर्सन विन, वेदर मैन और वुमन। ये अगर आप चेयरमैन कहते हैं कि जी ये है, तो आपने एक वारिस मुकर्रर किया, आपने बादशाह मोरिसी सियासत से भी उसी के बराबर की ये बुराई है कि जो माजी में हुआ उसके ऊपर तो जस्टिस वजूद्दीन साहब ने खुद गवाही दी कि इमरान खान साहब ने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होने दिए, वो चाहते थे उनके मनपसंद अफराद जीते हैं। गबोल साहब ने गवाही दी, फिर बाद में हुए तो नूरानी साहब ने गवाही दी। उस बात को की तस्दीक की खुद हामिद खान साहब ने कि हाँ जी इमरान खान साहब ने ये बड़ी ज्यादती की और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं इवॉल्व होने दी। मगर अब मसला ये कि पार्टी इस फॉर्म में मौजूद है जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं। अगर आपकी तवक्कात के मुताबिक वो दोबारा इलेक्शन करा भी दें तो होगा तो वही ना जो इमरान खान साहब चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बरक्स कुछ हो जाएगा। अगर हमारी जो सोच है उसके मुताबिक पार्टी में इलेक्शन हों तो उसमें एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जिससे लोगों को, वर्करों को ये एतमाद होगा कि हम अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो ये इस बात का तहफ़्फ़ुज़ हो गया, फिर मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि कोई भी बन जाए मेरिट पे। अब आप ये बताइए कि जो मौजूदा जिनको नॉमिनेट किया, क्योंकि इमरान खान तो फाउंडिंग चेयरमैन रहेंगे हमेशा के लिए, जिस तरह मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, जिस तरह मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई बलूचिस्तान का। नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी और फ्रॉम इमरान खान। लेकिन इस वक्त तो कोई लीगल कोई चेयरमैन है नहीं। एक शख्स जो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि उसने पार्टी के साथ क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है, उसने क्या मेरिट है, मेरिट क्या है इस शख्स का जिसको आप पार्टी का चेयरमैन लगाया गया है? क्या उसने पार्टी के लिए कोई कुर्बानी दी है, काम किया है, कोई कॉम्पिटेंस शो की है, कोई पार्टी को डिफेंड किया है किसी जगह? कोई भी नहीं। बस चूंकि वो इस वक्त पहले उजरती सियासतदानों की पार्टी हवाले की गई, फिर उसके बाद पैसे की जरूरत थी ATMs के हवाले कर दी गई, अब वकला के हवाले की जा रही है क्योंकि आपको वकीलों की जरूरत है, क्योंकि आपने केसेस लड़ने हैं। नथिंग मोर देन दैट। तो ये तो पूरा का पूरा एक बादशाही निज़ाम हो गया ना। ये पूरी की पूरी जमात जब तक शख्सी और ख़ानदानों के कब्ज़े में होगी, वो इक़्तिदार की एक सीढ़ी होगी। वो वर्करों को इस्तेमाल करते हैं, लोगों सड़कों पे डंडे खाते हैं, जेल में जाते हैं, उनके ख़ानदान बर्बाद होते हैं अपने इक़्तिदार के लिए। वो वर्कर पे भरोसा क्यों नहीं करते कि वो अपनी क़यादत के इंतखाब करें? क्योंकि वो जमहूरी जमातें नहीं है। और अकबर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद कॉन्फिडेंट हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। और ये जो कॉन्फिडेंस है उसमें अगर बल्ले का निशान उनसे ले भी लिया जाए तब भी आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान लिया गया, तीर आ गया, नून लीग में शेर आ गया, और उसके बाद हमने देखा उस वक्त तो जो कम्युनिकेशन के ज़राए थे वो इतने ज़्यादा तेज़ थे भी नहीं। अब तो सोशल मीडिया मौजूद है, तो ये कारकुन को, वोटर सपोर्टर को पता चलने में वक्त लगेगा कि अगर बल्ले का निशान ले लिया है तो नया निशान क्या है, और वो PTI को ही वोट दे रहे होंगे अगर उन्हें देना है।
देखिए नुकसान तो होगा, क्योंकि बल्ले की एक ब्रांडिंग हो चुकी है। बाय द वे बल्ले का निशान लेने में मेरी भी काफ़ी वो कोशिश थी, क्योंकि मैं ही इलेक्शन कमीशन में गया था अगस्त 2002 में बल्ले का निशान ले ले। पहले इलेक्शन जो 1997 का था उसमें चिराग था हमारा, तो फिर हमने तय किया और मैंने कन्विंस किया कि बल्ला ज़्यादा हमारी पार्टी को सूट करता है, क्योंकि उसका जो चेयरमैन है, फाउंडिंग चेयरमैन जो है, वो एक क्रिकेट लेजेंड है, तो जिसकी वजह से उसकी ब्रांडिंग में आसानी होगी। तो ये बल्ले ना होने से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ेगा वो ये कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो टोटली डिसअरे में है। मैं हैरान होता हूँ, हमारे बड़े बड़े वकील, सीनियर वकील, जो जैसा मैंने पहले कहा कि वो जब आपको मुझे भाषण देते हैं रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह, और वो इस फ्रॉड एंड फार्स को डिफेंड कर रहे हैं, उनके तो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स डैमेज हो रहे हैं। ये किस किस्म के वकील हैं जो इतने बड़े पाए के दावा करते हैं, अपना नाम देते हैं, जो इस किस्म के फार्स को एंडोर्स कर रहे हैं? हाउ कैन यू डू दैट? ये तो एक ईदी अमीन और होस्नी मुबारक ने भी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं किया होगा। ये तो अनएक्सेप्टेबल है। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या होगा इस सारी की सारी सिचुएशन में, पीटीआई के लिए सूरत हाल क्या बनती जा रही है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं, साथ ही अस्मा शराजी साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सियासी सूरत हाल पर बात करने से पहले अस्मा शराजी साहिबा, ज़ाहिर आपने एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, जहां इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसके अलावा दीगर कुव्वतों की तरफ से सहाफ़त को नुकसान पहुँचा है। वहीं पर सहाफ़ती बरादरी में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे चैनल्स मौजूद हैं जिन्होंने आज़ादाना सहाफ़त करने को एक जुर्म बनाया, गद्दारी के फतवे लगाए, मज़हब का इस्तेमाल किया, मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करते उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और लोगों को अगर उन चैनल्स के खिलाफ इंसाफ मिला, उन सहाफ़ियों के खिलाफ इंसाफ मिला, तो बरतानिया में केस लड़कर मिला, पाकिस्तान में नहीं मिला। आपने मिसाल कायम की, आपने पाकिस्तान में केस लड़ा, अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे पर जो उस चैनल ने किया, और आपने केस जीता। ज़ाहिर आप बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, आपने बहुत बहादुरी के साथ अपना केस लड़ा। उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए जो सूरत हाल सियासी नजर आ रही है, इमरान खान साहब ने कल भरपूर कॉन्फिडेंस का इजहार किया, एक पूरा मीडिया माइलेज वो लेने में कामयाब हुए कि जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं और हम ही इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। आपके ख्याल में दुरुस्त कॉन्फिडेंस है, ऐसी ही ग्राउंड सिचुएशन नजर आती है, या मामलात कहीं और जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। ये ऐसे लगेगा कि जैसे मैं जवाबन कह रही हूँ, मगर मैं दिल से कह रही हूँ कि आप खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान की सहाफ़ियों को और हर पिसे हुए तबके की आवाज़ बुलंद की है, तो वी आर प्राउड ऑफ़ यू। और बाकी ये काफ़िला जो है ये मिलके ही चलेगा, हक़ के लिए और सच के लिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि खान साहब को इस बात का यकीन है कि वो जीतेंगे और वो सारा कुछ होगा, देखिए बिल्कुल उनको ये बात यकीन होना चाहिए। उन्होंने कल कहा भी है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वही जीतेंगे। ये हर पार्टी का एक ख्वाब भी होता है, नारा भी होता है, दावा भी होता है, वादा भी होता है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो परसेप्शंस के ऊपर ज़्यादा है। देखिए परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्रिएट की जा चुकी है या की गई है कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात है जो कि इलेक्शन को क्लीन स्वीप करेगी। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, होती हैं, और ये चौथा पांचवा इलेक्शन होगा जो मैं कवर करूँगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, और वो बनती हैं इलेक्शन डे से कुछ दिन पहले कैंपेन में, और उसके बाद इलेक्शन डे पे, और इलेक्शन के बाद तो ज़ाहिर है कि एक बाकायदा जो है वो रिज़ल्ट सामने आ चुका होता है। उससे पहले किसी भी चीज़ को असेस करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक माहौल ऐसा है कि जिसके अंदर लग ऐसा रहा है, वो माहौल सक्सेसफुली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पैदा कर दिया है या बना दिया, और उसकी वजह भी वो क्रेडिट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नहीं है, वो डिसक्रेडिट दूसरी जमातों का है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो चैलेंज नहीं किया, सोशल मीडिया पे चैलेंज नहीं किया, उन्होंने जो एक पूरा एक टेलीविज़न है उसके ऊपर चैलेंज नहीं किया, मीडिया के ऊपर से चैलेंज नहीं किया। वो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो उस तरह से नहीं बन सकी है। अभी भी अगर आप पंजाब के अंदर इंतखाबात को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैं आपसे कहूँगी और मुझ समेत हम सबको रूरल एरियाज़ में जाना चाहिए जहाँ पे बरादरी के ऊपर वोट पड़ता है, जहाँ पे धड़ेबंदी होती है, जहाँ पे जो है वो ग्रुप्स होते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ पे अभी भी देखिए कि जो इंतखाबी माहौल होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स पे मुयस्सर वो होते हैं तो वो बनता है। मसलन इंतखाबी दिन के ऊपर आपको 2500, 1500, 2000 बंदा चाहिए होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपना सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए, वोटर में कन्वर्ट करने के लिए वसाइल चाहिए होते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। क्या तहरीके इंसाफ को वो मुयस्सर होगी?
मेरा ख्याल है कि ये एक साइंस है, इंतखाबी जो इलेक्शन है जो वो एक साइंस होता है और उसकी बुनियाद के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। बाकी जाहिर है कि एक अर्बन एरियाज़ के अंदर एक वेव बिल्कुल है, मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर एक नज़र आती है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उसको अभी हम उस तरह नहीं कह सकते कि कोई एक क्लीन स्वीप होगा, 2/3 होगी, कंपटीशन होगा उसमें बहरहाल। और शराद आप क्या कहिएगा, आपके ख्याल में दायरे जिस कॉन्फिडेंस का इमरान खान इजहार कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स हैं या रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कुछ भी हो जाए इलेक्शन जीतने वाली है? बहुत शुक्रिया शाहजेब, और मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आसमा को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जैसे आपने कहा कि इन्होंने बड़ी बहादुरी से ये जंग लड़ी है, सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि इनकी पूरी फैमिली ने, इंक्लूडिंग इनके जो यंग बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। तो मेरे ख्याल से वो और उनके घर वाले सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अब देखते हैं कि वो ये जंग कानूनी तौर पे आगे लेके जाती है नहीं। जहाँ तक इमरान खान का सवाल है, मेरे ख्याल से वो इंतज़ार कर रहे थे इस मोमेंट का कि जब कोई ओपन ट्रायल होगा तो वहाँ सहाफ़ियों के ज़रिए वो एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करेंगे अपने सपोर्टर्स को कि वो अभी भी डट के खड़े हुए हैं और उसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो पहले थे। और उसकी 2-3 वजह हो सकती है। एक वजह तो उसकी ये है कि उनको ये पता है कि इस वक्त वो जितनी भी लचक का मुजाहरा करें, सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आना नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है और उनको पता है कि इलेक्शंस तक यही सूरत हाल रहेगी। तो उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय इसके कि वो दिखाएं कि वो अपनी जगह पे डट के खड़े हुए हैं। क्योंकि दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि इस वक्त वो पॉपुलर हैं और अगर थोड़े भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो उनकी जमात को एक मौका मिलेगा। तो वो जो पॉपुलर जो वो समझते हैं कि उनकी जमात इतनी पॉपुलर है, उस अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के वो करीब नहीं आ सकते हैं इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पे अगर वो ज़रा सी भी कमज़ोरी दिखाते हैं, लचक का मुजाहरा करते हैं, तो शायद एक जो इनके पास अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन में कामयाब होने की, वो भी उनके हाथ से निकल जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कि अपने वोटर्स को दिखाएं कि हम अपनी पोजीशन पर कायम है। मुझे लगता है अगर कहीं भी उनको ये लगता कि इलेक्शन से पहले सूरत हाल तब्दील हो सकती है तो शायद वो इंगेज करने को तरजीह देते। उन्होंने जिस चेयरमैन का भी इंतखाब किया है, शायद वो तो एक लचकदार शख्सियत है, लेकिन इमरान खान साहब जो है, मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले ऐसी ही पोजीशन रखेंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर लें पोजीशन चेंज होने वाली है नहीं दूसरी तरफ से। और मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि इमरान खान ने अगर कोई बातचीत करनी है या किसी ने उनसे बातचीत करनी है तो वो पोस्ट इलेक्शन ही होगा, अगर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हार जाती है तो इसके बाद शायद बातचीत का जरिया हो। और आप भी देखते रहे कि माजी में भी सियासत में ऐसा ही होता रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लीडर जो है वो अंदर रहेगा और सालों साल अंदर रहेगा। उनका एक सपोर्ट बैंक है, वो ज्यादा हो कम हो, लेकिन जितना भी है मेरे ख्याल से एंगेज अगर उनसे किया भी जाएगा तो वो इलेक्शन के बाद होगा। और इमरान खान को बखूबी मालूम है, इसलिए वो कोई भी अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते इस वक्त। और आसमा, आप समझती है कि इंगेज इसलिए नहीं किया जा रहा, इमरान खान साहब का रवैया ये ऐसा इसलिए है कि वो इंगेज नहीं करना चाहते, या इसलिए है कि आगे से उन्हें इंगेज नहीं किया जा रहा है, उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का, जिसकी वजह से वो सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और वापस उन्होंने कल इल्जामात भी लगाए? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ास करके इमरान खान साहब को जब ये अंदाज़ा हुआ है कि उनकी बात नहीं पहुंच रही सर्टन क्वार्टर्स तक और उसके लिए कोशिशें भी की गई हैं, हमारी इत्तलात है, और जब वो नाकाम हुई हैं तो उसके बाद उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया और उसमें दोबारा जनरल बाजवा का नाम लेना और अमरीकी एम्बेसी के हवाले से उनका एम्बेसडर जो डोनाल्ड लू के हवाले से बात करना और ये सारा एक सख्त रवैया करना, तो फिर वो इसी चीज़ को उन्होंने ऑप्ट किया है कि बहरहाल महाजराई की तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा। यहाँ पे भी गुड कॉप बैड कॉप हमें नज़र आता है बाकी जमातों की तरह कि एक तरफ उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है क्योंकि उनकी बात नहीं बन पा रही, यानी उन्होंने दी गल नहीं बढ़ रही, और दूसरी तरफ जो है वो सख्त रवैया जो है, दूसरी तरफ वो आपने देखा नरम रवैया वो उनके नए चेयरमैन का है, जो कि ये कह रहे हैं कि हम कोई महाजराई नहीं चाहते। उन्होंने पहला जो मैसेज दिया वो यही था कि हम किसी तरह की कोई महाजराई इदारों के साथ नहीं चाहते। तो ये एक कॉम्बिनेशन सा बनाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ के अंदर भी, गुड कॉप बैड कॉप वाली। और जाहिर है कि इमरान खान साहब को ये भी पता है कि वो इंतखाब में नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने एक अपने निस्बतन कमज़ोर शख्स को, निस्बतन कमज़ोर शख्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि पार्टी के अंदर और भी बहुत सारे मजबूत उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी उनके हवाले की है। और उसके साथ साथ एक मैसेज भी दिया है कि अगर इनके ज़रिए से भी ऑपरेट करना है तो जाहिर है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्होंने खोली है। ताहाल जो हमारी इत्तलात है, इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात हों या साइफर का मसला हो, किसी तरह का उनका कोई भी मैसेज जो है वो कोई अच्छे तरीके से जो यानी उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा
इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो नहीं चाहते कि बातचीत हो, तो वो चाहते हैं कि बातचीत हो, और वो ये चाहते हैं कि मामला जो है वो किसी तरीके से किसी तरतीब में आगे बढ़े। और पिछली जो पेशी थी उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और उनको एक इन्वायरमेंट भी मिला जिसके अंदर के मीडिया था और वो सब था, और एग्रेसिव टोन के अंदर उन्होंने मुखातिब वो हुए और उन्होंने अपना एक एग्रेसिव मैसेज जो है वो इदारों तक पहुंचाने की कोशिश की। और शहजाद, इस वक्त ज़ाहिर हमने ये तारीख में देखा है कि इलेक्शन डे मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। 2018 में बहुत ज़्यादा प्री इलेक्शन मैनेजमेंट हुई नून लीग के अगेंस्ट, फिर भी इलेक्शन डे पर हमने देखा पंजाब में वो जीतने में कामयाब हो गए। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कोई ना कोई ग्राउंड है इमरान खान के कॉन्फिडेंस का कि जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, अगर इलेक्शन मिल जाता है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होता है, तो इलेक्शन डे उनके खिलाफ इतना मैनेज हो नहीं पाएगा? देखिए, ये इलेक्शन डे जहां तक वोटिंग के हवाले से है, मेरे ख्याल से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहां तक रिजल्ट्स में रद्दोबदल है उस पर मेरे ख्याल से फिर भी कोई ना कोई रूम मौजूद रहता है। पिछले इलेक्शन का आपने हवाला दिया, आपने देखा कि आरटीएस को बिठा दिया गया और फिर जो है इल्ज़ामात लगे कि रिजल्ट्स चेंज हो गए। तो इस तरह का कोई सिनेरियो तो क्रिएट किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ एक ही तरीके से मेरे ख्याल से इस अपने प्लान में कामयाब हो सकती है। अगर आप देखें कि 55 या 60% वोटर पाकिस्तान में निकल आता है, 60% वोटर मेरे ख्याल से आज तक आम इंतखाबात में नहीं निकला है। इतना बड़ा वोटर अगर आ जाता है और आपको स्क्रीन्स पे नजर आता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इलेक्शन के लिए वोट करने आए हैं, तो ही मेरे ख्याल से कोई कामयाबी के आसार हो सकते हैं, क्योंकि फिर चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक लो वोटर टर्नआउट होता है, तो आप ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर शायद मायूस होकर घर बैठ गया और फिर जो है लो टर्नआउट में मेरे ख्याल से रद्दोबदल करना या रिजल्ट्स को रोकना, जैसे माजी में हमने देखा है, उसके इम्कानात ज़रूर रहते हैं। मैं इसमें भी ज़रा ऐड करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है नहीं जो कि जिससे अगर इस्टेब्लिशमेंट एंगेज करना चाहे तो वो उनसे ना एंगेज करेगा। और इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी जो नहीं कहते, यानी कि आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, एक बड़ा उन्होंने फर्म पोजीशन ली हुई थी 3-4 साल तक कि वोट को इज्जत दो, और एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट भी करे, करप्शन भी देखे, लोगों की फ़ोन भी टैप करे। वो तो ओपनली कहते थे, तो वो तो एंगेज करेंगे। लेकिन जो रहनुमा जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहा था, जब उनको भी मौका मिला इंगेज करने का तो उन्होंने भी भरपूर उसका सपोर्ट हासिल किया, वो भी इंगेज कर रहे हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कह रहे हैं कि एक सेलेक्टेड है और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उनको भी इस वक्त सपोर्ट मिलेगी अगर, तो वो भी भरपूर तरीके से ले लेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त कोई ऐसा रहनुमा है नहीं, लीडर, सियासी लीडर, जो कि ना चाहता हो कि उनसे बातचीत की जाए। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि पावर पॉलिटिक्स में अगर वो सबसे ऊपर आ सकते हैं, दूसरों से तरजीह हासिल कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, तजिया आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे एक अहम मामला जो कि अवाम से मुताल्लिक है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अवाम पहले ही मुसलसल बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, महंगे बिजली के बिलों से परेशान हैं, और इस सब में नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट में बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों के हवाले से हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके तहत 1 करोड़ से ज़ायद बिजली के सारिफीन से ज़्यादा बिल वसूल किए गए हैं, और वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से किए गए हैं। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीने में बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने सारिफीन को ज़्यादा बिल भेजे, और इसके लिए एक तरीका ये अपनाया गया कि 30 दिन की मीटर रीडिंग और बिलिंग साइकिल के बजाय इससे ऊपर जाकर 30 दिन से ज़्यादा के अरसे में बिलिंग की गई, जिसकी वजह से दिन बढ़ने से यूनिट भी बढ़ गए, और यूनिट बढ़ने की वजह से लाखों सारिफीन का स्लैब भी बदल गया और उनकी फी यूनिट लागत भी बढ़ गई, जिसकी वजह से बिल भी बढ़ गया। और दूसरी तरफ ऐसे सारिफीन जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो ज़्यादा यूनिट्स होने की वजह से लाइफलाइन कंज्यूमर्स की कैटेगरी में से निकल गए, जिसकी वजह से उन्हें फी यूनिट ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ी। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने जुलाई के महीने में अपने 57 लाख से ज़ायद सारिफीन को 30 दिन से ज़्यादा की बिलिंग साइकिल के बाद बिल्स भेजे, जबकि अगस्त में 22 लाख से ज़ायद सारिफीन के साथ ऐसा किया गया। गुजरावाला पावर कंपनी ने जुलाई के महीने में 4,63,000, जबकि अगस्त में तकरीबन 12 लाख सारिफीन को 30 दिन के बिलिंग साइकिल के बाद बिल चार्ज किए। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जुलाई में 3,54,000 और अगस्त में 8,44,000 सार्फिन के साथ ऐसा किया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जुलाई में 6,85,000 और अगस्त में 6,50,000 सार्फिन के साथ ऐसा करके उन्हें महंगे बिल्स भेजे। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जुलाई में 5,21,000 और अगस्त में 2,08,000 सार्फिन को 30 दिन के बिलिंग साइकिल से ऊपर जाकर बिल किया और महंगे बिल्स भेजे। पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जुलाई में 1,56,000 और अगस्त में भी 1,56,000 सार्फिन से ज़्यादा बिल्स वसूल किए। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जुलाई में 1,16,000 और अगस्त में 48,000 से ज़ायद सार्फिन से ज़्यादा बिल वसूल किए। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जुलाई में 17,000 और अगस्त में 28,000 से ज़ायद सार्फिन को महंगे बिल्स भेजे। सक्कर इलेक्ट्रिक
पावर कंपनी ने जुलाई में 485 और अगस्त में 3.25 लाख से ज्यादा सार्फिन को 30 दिन के बिलिंग साइकिल से ऊपर जाकर बिल किया और इस तरह उनसे महंगा बिल वसूल किया, जबकि के इलेक्ट्रिक समेत इन तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने हजारों सार्फिन को जुलाई और अगस्त के महीने में गलत मीटर रीडिंग के साथ बिल्स भी भेजे और इस सब की वजह से इन तकसीमकार कंपनियों के लाखों सार्फिन के बिल या तो हायर स्लैब में जाने की वजह से महंगे हो गए या फिर वो प्रोटेक्टेड स्टेटस से अनप्रोटेक्टेड स्टेटस में आ गए या उनका लाइफ लाइन स्टेटस खत्म हो गया और उन्हें बहुत महंगे बिल अदा करना पड़े। और ऐसे सार्फिन में से तकरीबन 80% का ताल्लुक पंजाब में बिजली की तकसीमकार कंपनियों से है। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के अलावा इन बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने सार्फिन को 30 दिन की साइकिल नहीं बल्कि कुछ केसेस में 40 दिन से भी ऊपर जाकर उनकी मीटर रीडिंग की और ऐसे सार्फिन जिनको मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर की बिलिंग साइकिल में बिल भेजा गया उनकी तादाद 1 करोड़ से जायद है। इसके अलावा नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है कि कानून के मुताबिक खराब बिजली के मीटर्स को 2 बिलिंग साइकिल्स के अंदर बदलना लाजमी है, मगर मुतादिद केसेस में इन बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने हजारों बिजली के सार्फिन के खराब मीटर्स तब्दीली नहीं किए और 2 महीने से लेकर 1 साल यहाँ तक कि कुछ केसेस में 3 साल से मुतादिद सार्फिन के खराब बिजली के मीटर्स तब्दील नहीं किए गए और उनसे महंगे बिल वसूल किए गए। और रिपोर्ट में आखिर में डिस्कोस के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई और साथ ही महंगे बिलों की वापसी, खराब मीटर्स की तब्दीली और इन कंपनीज के मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है और मीटर रीडिंग और बिलों के निज़ाम को शफाफ बनाने का कहा गया है। इस पर बात करने के लिए हमने वजारत तवानाई को मौक़िफ़ के लिए दावत दी मगर वो दस्तयाब नहीं थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।